इवनिंग माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आज का ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, ये वीडियो लेक्चर मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले क्लास 10th की केमिस्ट्री के अब तक बहुत सारे लेक्चर्स की सीरीज का एक अगला लेक्चर है। जी हाँ, वो सभी बच्चे जो क्लास 10th में केमिस्ट्री की टर्म 2 के आने वाले बोर्ड के एग्जाम्स की लगातार तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको मिल जाए बहुत ही बेहतरीन ज्ञान, ना होना पड़े उन्हें किसी भी मोड़ पे जरा भी परेशान, वो सब जानते हैं और अब तक मेरे सभी लेक्चर्स का भरपूर फायदा उठाते आए हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जो ये बात नहीं जानते, या वो सभी स्टूडेंट्स जो आज इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, या वो सभी स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले मैं कहूंगा आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे द्वारा शेयर किए जाने वाले, मेरे द्वारा आपको सिखाए जाने वाले सभी लेक्चर्स का भरपूर फायदा उठाइए। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में पढ़े जाने वाले चैप्टर नंबर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का आज का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि लेक्चर नंबर 2 से पहले लेक्चर नंबर 1 आ चुका है। जी हाँ, लेक्चर नंबर 1 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखना मत भूलिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 देखे बिना लेक्चर नंबर 2 आपको समझ नहीं आएगा। इस यूनिट का बेसिक इंट्रोडक्शन, ये यूनिट क्या समझाना चाह रही है, ये यूनिट क्या कहना चाह रही है, वो सब कुछ मैंने इससे पहले के लेक्चर में समझाया है। तो चलिए 2-4 बातों में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और शुरू करते हैं आज के लेक्चर का मेन मुद्दा। हमारे चैप्टर का नाम है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी बात हो रही है 18th सेंचुरी के समय की। उस समय जब वैज्ञानिकों को धरती पे विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स मिलने लगे, इनफैक्ट हम इंसान उन एलिमेंट्स को खोजने लगे और हमारे द्वारा उन सभी एलिमेंट्स को खोजने के दौरान हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता चला गया। और एक वक्त ऐसा आया कि जब एलिमेंट्स की गिनती बहुत ज्यादा होने लगी और तब हमें प्रॉब्लम होने लगी उनको समझने में, तब हमें प्रॉब्लम होने लगी उनको एक साथ स्टडी करने में। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार कोई तो तरीका निकालना होगा जिससे कि सभी एलिमेंट्स को, जो ये इतने सारे डे बाय डे डिस्कवर होते जा रहे हैं, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग खोज करते जा रहे हैं, इन एलिमेंट्स को स्टडी करने का कोई तरीका हमें ढूंढना होगा। इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होगा, इन्हें आपस में रिलेट करना होगा और इन्हें रिलेट करके हमें क्लासिफाई करना होगा ताकि इन्हें समझना, इन्हें स्टडी करना आसान हो जाए। और यह कोशिश सबसे पहले 1829 में डॉबर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने करी, जिसका जिक्र मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कर चुका हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था और अभी भी चल रहा है वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की विभिन्न प्रकार की कोशिशें, यानी क्या कोशिशें अभी तक की गई है, क्या कोशिशें अभी तक की गई है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जो भी अभी तक कोशिशें की गई है, उन कोशिशों में सबसे पहली कोशिश डॉबर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने करी, जिनकी कोशिश ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कामयाब कोशिश थी, क्योंकि डेफिनेटली उसे आगे नहीं ले जाया गया, उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा गया, तो वो एक नाकामयाब कोशिश साबित हुई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वैज्ञानिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना छोड़ देंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक वैज्ञानिक की कोशिश अगर गलत निकली तो बाकी वैज्ञानिक कोशिश ही नहीं करेंगे। जी हाँ, कोशिशों का सिलसिला चलता रहा और यही एक सेकंड अटेम्प्ट की कोशिश, या मुझे कहना चाहिए कि द सेकंड मेथड और द सेकंड अटेम्प्ट दैट वाज डन बाय अनदर वैज्ञानिक, जिनका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं, जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर इज बेसिकली गोइंग टू टीच यू अबाउट द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की आखिरी कोशिश नहीं है, ये दूसरी कोशिश है। पहली कोशिश हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पहली कोशिश डॉबर्नियर की थी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज गिवन बाय डॉबर्नियर, और डॉबर्नियर ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने तिगड़ी बनाई। इन्होंने क्या बनाई? तिगड़ी बनाई, तिगड़ी ऑफ एलिमेंट्स। और इसके बारे में ऑलरेडी मैं इसी वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 में बता चुका हूं। तो अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। आज का ये लेक्चर सेकंड अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा है, एंड दिस सेकंड अटेम्प्ट वाज डन
डन बाय नन अनदर देन बाय अ इंग्लिश केमिस्ट। जी हाँ, इंग्लिश केमिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश बोलने वाला है, इंग्लिश तो अब ऐसी बात है वो बोलेगा ही बोलेगा। यहाँ इंग्लिश केमिस्ट का मतलब है दैट यस समवेयर ही बिलोंग टू इंग्लैंड या समवेयर ही बिलोंग टू द लैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। जी हाँ, तो ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका नाम शायद किताबों में नहीं है पूरा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इनका नाम है जॉन अलेक्जेंडर, जॉन अलेक्जेंडर रेना, जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड। जी हाँ, हम किताबों में सिर्फ ये नाम पढ़ते हैं, हम किताबों में सिर्फ ये नाम पढ़ते हैं। और न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक ने एक लॉ दिया, he gave a law called as Newland law of octaves, Newland law of octaves। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना मेरे बच्चों, इन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ को कहा गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब सवाल आता है कि इन्होंने जो ये लॉ दिया, ये लॉ क्या था? आइए बात करते हैं। हमने इससे पहले सीखा था कि डॉबरनियर के द्वारा जो पहली कोशिश की गई वो कोशिश थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। यानी डॉबरनियर ने जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया तो डॉबरनियर ने यह पाया कि उनके उन सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में कुछ ऐसे तिगड़ियां मिल रही है, कुछ ऐसे ट्रायड्स मिल रहे हैं जिसमें पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर थी। लेकिन क्योंकि उनके पास या उनके द्वारा मिलने वाले एग्जांपल्स बहुत कम थे और बहुत सारी सिचुएशंस में तो वो काम ही नहीं कर रहे थे, इसलिए डॉबरनियर के ट्रायड्स को पूरी तरह से क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में स्टडी करने का सिलसिला यहां खत्म नहीं हुआ। आप यकीन करेंगे न्यूलैंड ने जो अपनी बात कही उस बात को 1860 में कहा गया, 1860 में, और 1860 से लेके 1866 तक काफी लंबे समय तक इनकी बातों को माना जाता रहा। और 1866 में जाकर न्यूलैंड ने उस समय के मौजूद एलिमेंट्स को एक टेबल बनाकर क्लासिफाई कर दिया। कहता है भाई देखो दुनिया वालों, जो एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं इन एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर रहा हूं एक प्रॉपर सीक्वेंस में, और मेरा द्वारा सीक्वेंस जो फॉलो किया जा रहा है वो सीक्वेंस है इन एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाने का। अब क्योंकि न्यूलैंड ने इन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगा दिया और एक सीक्वेंस में तैयार करके एक टेबल को बना दिया, तो लोगों ने पूछा भाई आपने कौन सा कोई बड़ा कारनामा करा दिया, ये बताओ कि इस टेबल से आप हमें सिखाना क्या चाहते हो। तो न्यूलैंड ने कहा कि क्योंकि ये मेरे द्वारा एक अटेम्प्ट है, क्योंकि मेरे द्वारा ये एक कोशिश है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, तो इस क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स को समझने के लिए मैंने एक चीज की खोज करी है, मैंने कुछ पता लगाया है। लोगों ने कहा बताओ भाई क्या पता लगाया? तो न्यूलैंड कहते हैं कि व्हेन आई अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, उस समय न्यूलैंड ने जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया तो वो कहते हैं कि मेरे सीक्वेंस में मैंने ये पाया है, मैंने ये खोजा है, मैंने ये ढूंढा है और आज मैं बता रहा हूं। न्यूलैंड कहते हैं कि अगर आप मेरे सीक्वेंस में किसी एक एलिमेंट को पहला एलिमेंट मान लेते हो, किसी एक एलिमेंट को, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे पहला है उसी को पहला मानेंगे, किसी को भी पहला मान सकते हैं। ये बात आपको अभी क्लियर हो जाएगी जब मैं यहां पे एलिमेंट्स के नाम लिखूंगा। न्यूलैंड कहते हैं कि अगर आप मेरे द्वारा बनाए जाने वाली टेबल में किसी एक एलिमेंट को पहला एलिमेंट मान लेते हो तो उसके बाद गिनती में आने वाला जो 8वां एलिमेंट होगा, आई रिपीट माय सेंटेंस, न्यूलैंड कहते हैं कि अगर आप मेरे द्वारा बनाए जाने वाली टेबल में किसी एक एलिमेंट को पहला एलिमेंट मान लेते हो और उसी की गिनती में सीक्वेंस में उसके बाद आने वाला जो 8वां एलिमेंट होगा, मैंने ये पाया है, न्यूलैंड कहते हैं कि आप ये नोटिस करोगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द पहला एलिमेंट आर एग्जैक्टली और आर वेरी सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट। यानी न्यूलैंड ने ये कहा कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया जाता है तो किसी एक एलिमेंट को अगर पहला एलिमेंट मान लिया जाए तो उसके बाद सीक्वेंस में आने वाला जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज और पहले की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। लोगों ने कहा भाई क्या मजाक चल रहा है, ये क्या कोई म्यूजिकल नोट है कि तुम पहले बोलोगे सा, हाँ यार अच्छा है, तुम पहले बोलोगे सा और बाद में भी आएगा सा, सा रे ग म प ध नि सा,
शुरू हुई कहानी सा से, शुरू हुई कहानी सा, खत्म हुई कहानी सा पे। यानी म्यूजिकल नोट्स की अगर बात की जाए तो म्यूजिकल नोट्स को न्यूलैंड की बातों से या न्यूलैंड की बातों को म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया गया। तो न्यूलैंड कहते हैं कि जिस तरह से सुर होते हैं, जिस तरह से सुर होते हैं, पहला सुर होता है सा और 8वां सुर भी होता है सा, यानी पहले सुर की प्रॉपर्टीज और 8वें सुर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल हूबहू सेम है। सा रे ग म प ध नि सा, तो पहला भी कौन सा, 8वां भी कौन सा। जिस तरह से म्यूजिकल नोट में पहला सुर सा, 8वां सुर सा, ठीक उसी प्रकार न्यूलैंड कहते हैं कि मेरे द्वारा बनाई गई टेबल में जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करती है। लोगों ने कहा हम नहीं मानते, साबित करो, इस चीज को प्रूफ के साथ हमारे सामने प्रकट करो तो हम माने कि न्यूलैंड तुमने कुछ काम किया है जायज। तो न्यूलैंड कहता है भाई नेकी और पूछ पूछ, मैं तो करने को तैयार हूं। तो न्यूलैंड ने जब अपनी टेबल तैयार करी तो उस टेबल का रंग रूप कैसा था, वो टेबल कैसी दिखाई दी, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। न्यूलैंड के द्वारा तैयार की गई टेबल, न्यूलैंड के द्वारा तैयार की गई टेबल में, न्यूलैंड के द्वारा तैयार की गई टेबल में, यानी न्यूलैंड ने जो टेबल तैयार करी उस टेबल में 1 2 3 4 5 और यहां पे 6 7 एलिमेंट। दिस वाज द टेबल, आई रिपीट माय सेंटेंस, दिस वाज द टेबल गिवन बाय न्यूलैंड। ये टेबल दी गई न्यूलैंड के द्वारा और ये टेबल दी गई इन द ईयर 1866 यानी 1866 में। और न्यूलैंड ने जो अपना लॉ दिया था, ये लॉ दिया था 1860 में। तो 1860 की कही हुई बात को 1866 तक ले जाया गया और न्यूलैंड के द्वारा एक टेबल दी गई। अब आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल तो जानते हो ना क्या होता है। पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जहां केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया गया है ताकि कोई भी कभी भी कैसे भी उन एलिमेंट्स को उस टेबल से आसानी से पढ़ सके। तो पीरियोडिक टेबल को जब आप आज की डेट में पढ़ते हो तो सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन आता है, सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो हीलियम आता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा बच्चों, हीलियम आज की पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 को बिलोंग करता है, ग्रुप 18 को, और हीलियम एक गैस है। हीलियम के साथ साथ और भी कई सारी गैसेस ग्रुप 18 में शामिल है और ग्रुप 18 में शामिल ये जो गैसेस है, इन गैसेस को कहा जाता है इनर्ट गैसेस। पर जानते हो आप कि सच क्या है? सच ये है कि जब न्यूलैंड अपनी बातें कह रहा था, अरे तब तक तो इन गैसेस की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, गैसेस ऑफ ग्रुप 18 या इनर्ट गैसेस आज की पीरियोडिक टेबल में जो हमें नजर आती है, तब उनका नामो निशान नहीं था, तब उनके बारे में कुछ नहीं पता था। यानी उस समय हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट था जिसका मास सबसे कम था और आज भी है। और हाइड्रोजन के बाद जो आज की डेट में हमें हीलियम नजर आता है, तब हीलियम नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि तब की टेबल में आपको हीलियम नहीं दिखेगा, तब की टेबल में हाइड्रोजन के इमीडिएटली बाद क्या था? लिथियम। यानी सबसे पहला एलिमेंट, अगर मैं यहां पे एलिमेंट्स के नाम लिखूं तो सबसे पहला एलिमेंट उस समय हाइड्रोजन था, फिर लिथियम था, फिर बेरिलियम था, फिर बोरॉन था, फिर कार्बन था, फिर नाइट्रोजन था, फिर ऑक्सीजन था। यानी हाइड्रोजन के बाद आज की टेबल में हीलियम आता है, पर नहीं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद था आपका फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आज की टेबल में नियॉन आता है, या नियन आता है, जो कि आज है, तब नहीं था। तो नियन नहीं था तो ऑब्वियसली बात है यहां सोडियम आएगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। आज की टेबल में क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, लेकिन आज की टेबल में आता है, तब की टेबल में आर्गन नाम की कोई चीज नहीं थी क्योंकि आर्गन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। तो आर्गन के बाद यहां पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद कैल्शियम। आई होप आपको बातें समझ आ रही है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये एक टिपिकल टेबल है जो कि न्यूलैंड के द्वारा बनाई गई। ये एक ऐसी टेबल है जो कि न्यूलैंड ने इन द ईयर 1866 दी। तो न्यूलैंड के द्वारा दी गई इस टेबल में न्यूलैंड ने क्या कहा, अब सुनो। न्यूलैंड कहता है कि दुनिया वालों, अगर आप इस टेबल में से किसी एक एलिमेंट को आप पहला एलिमेंट मान लेते हो
तो जब आप किसी एक एलिमेंट को पहला एलिमेंट मान लोगे तो उस पहले एलिमेंट के इमीडिएटली बाद आने वाला जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज और पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। अब एक बच्चे ने साफ इस बात को इनकार कर दिया मानने से कि भाई मैं नहीं मानता, मुझे साबित करके दिखाओ। तो आइए आपको इस बात को साबित करके दिखाते हैं कि एग्जैक्टली क्या किया। न्यूलैंड कहता है कि अगर तुम एक एलिमेंट चूज करते हो लिथियम, तुम लिथियम नाम का एलिमेंट चूज करते हो, तो लिथियम हो गया पहला एलिमेंट सारे गा तो लिथियम की प्रॉपर्टीज किससे मैच करनी चाहिए? सोडियम से मैच करनी चाहिए। अरे सच्चाई है कि मैच करती है। एक बच्चा बोला वो कैसे? ये देखो, लिथियम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन है गवाया जाता और एक इलेक्ट्रॉन गवा के Li+ है बनाया जाता। सोडियम के द्वारा भी एक इलेक्ट्रॉन है गवाया जाता और सोडियम के द्वारा Na+ है बनाया जाता। लिथियम Li+ बनाता है, सोडियम Na+ बनाता है। एक बच्चा कहता है सर उस हिसाब से तो अगर ये सा है तो सारे गा मा पा धा नी सा। अरे वाह भाई वाह, तो यहां साफ पता चल रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां साफ पता चल रहा है कि हेयर लिथियम कॉमा सोडियम एंड पोटेशियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। एंड लेट मी टेल यू मेरे बच्चों, एंड एट प्रेजेंट, आज की डेट में, एट प्रेजेंट दे आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। इनको एल्कली मेटल्स के नाम से पहचाना जाता है। आप सही सुन रहे हैं क्लास 10th के बच्चों, यानी इन्हें एल्कली मेटल्स के नाम से पहचाना जाता है। इन्हें एल्कली मेटल्स कहा जाता है। किसे? लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। तो भाई न्यूलैंड की बात अभी तक तो साबित हो रही है कि अगर किसी एक एलिमेंट को पहला मान लिया जाए तो उसके बाद आने वाला जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट से मैच करेंगी। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच करी, सोडियम की प्रॉपर्टीज पोटेशियम से मैच करी। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो लूज करते हैं। और पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो लूज करते हैं। सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, लिथियम की वैलेंसी 1 है और पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 है। लिथियम भी बनाता है पॉजिटिव आयन 1+ कैटायन, सोडियम भी बनाता है पॉजिटिव आयन 1+ वाला कैटायन, पोटेशियम भी बनाता है पॉजिटिव आयन 1+ वाला कैटायन। बोलो कोई डाउट है? किसी बच्चे को बातें आ रही हैं समझ? ये कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन एग्जांपल्स का सिलसिला यहां रुका नहीं। न्यूलैंड ने अपने इस लॉ में, न्यूलैंड के द्वारा जो ये लॉ दिया गया, इस लॉ को कहा गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अगर मैंने नहीं लिखा है तो बिल्कुल यहां पे आपको बताना चाहूंगा, मैंने लिखा है न्यूलैंड के द्वारा दिया गया ये लॉ, और इस लॉ को कहा गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये ऑक्ट वर्ड का मतलब 8 होता है। ये बात आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में भी बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया ये लॉ इज कॉल्ड एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आइए थोड़े और एग्जांपल समझते हैं ताकि इसकी बातें अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझ आ सके। अब न्यूलैंड कहता है कि अगर आप कार्बन पे फोकस करो, किस पे फोकस करो? कार्बन पे। तो कार्बन हो गया सारे गा मा पा धा नी सा। तो हम सब जानते हैं कि कार्बन की प्रॉपर्टीज और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज क्या करती है? मैच करती है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को खुद को स्टेबल बनाने के लिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिलिकॉन को भी खुद को स्टेबल बनाने के लिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी, सिलिकॉन शोज टेट्रावैलेंसी। कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज नहीं कर पाता आसानी से, पर शेयरिंग जरूर कर पाता है, यानी कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करता है। ये वही कोवैलेंट बॉन्डिंग है जिसका जिक्र मैंने अच्छे तरीके से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के लेक्चर्स में अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ किया है। तो कार्बन भी कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करता है, सिलिकॉन भी कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करता है। ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। इसका मतलब कि न्यूलैंड मेरे भाई आपके द्वारा दिए गए दूसरे एग्जांपल से ये साबित हुआ कि कार्बन अगर एक पहला एलिमेंट बन जाता है तो उसके बाद आने वाला जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से क्या कर रही है? मैच कर रही है। सिलसिला यहां रुका नहीं। न्यूलैंड ने कहा कि मेरे पास और एग्जांपल्स है। अब न्यूलैंड ने जो एग्जांपल चूज किया वो एग्जांपल में मान लीजिए उन्होंने लिया फ्लोरीन। क्या लिया? फ्लोरीन। तो सारे गा मा पा धा नी सा। फ्लोरीन की
प्रॉपर्टी से बखूबी मैच करती हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, K में आते हैं 2, L में आते हैं 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, K में आते हैं 2, L में आते हैं 8, M में आते हैं 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन को खुद को स्टेबल बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन को खुद को स्टेबल बनाने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन का Cl- नेगेटिव आयन बनाता है। फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोरीन का नेगेटिव F- एनायन बनाता है। और बताओ मेरे बच्चों, क्या आपको कॉन्सेप्ट अब समझ नहीं आता है? बखूबी समझ आ रहा होगा। आई होप कि मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये सारे एग्जांपल से आपको न्यूलैंड के द्वारा दिए गए लॉ ऑफ ऑक्टेव में कही गई ये बात कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टी, जहां पे अच्छा खासा साबित हो रहा है। एक बच्चा मनी मन पूछने लगा, तो सर क्या ये आदमी या ये जो वैज्ञानिक ये बातें कह रहा था, ये बातें क्या किसी ने गलत साबित करी? अरे इन्हें गलत साबित करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि ये जो कह रहा था ये सही कह रहा था। लेकिन सर इनके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में आज की डेट में तो नहीं पढ़ते हैं। अब इसके पीछे की छुपी वजह क्या है, मैं अभी आपको वहां ले जाता हूं। पहले एक एग्जांपल और दे देता हूं। न्यूलैंड ने एक और चीज कही कि अगर आप बेरिलियम पे फोकस करो, किस पे फोकस करो? बेरिलियम पे। तो पहला सारे ग म प ध नि सा, अगर मैग्नीशियम पे फोकस करो सारे ग म प ध नि सा, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज भी क्या करती हैं? मैच करती है। बेरिलियम बनाता है बेरिलियम 2+ आयन, मैग्नीशियम बनाता है मैग्नीशियम 2+ आयन, और कैल्शियम बनाता है कैल्शियम 2+ आयन। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन तीनों एलिमेंट्स को आज की डेट में कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। इन्हें एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर, जमीनों के अंदर से, पहाड़ों के अंदर से, पत्थरों के अंदर से, चट्टानों के अंदर से खोद कर एक्सट्रैक्ट करके निकाले गए हैं, और इन्हें कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इन्हें अगर आप बहुत ज्यादा केयरफुली देखो तो इनके द्वारा +2 +2 का कैटायन बन रहा है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम खुद को स्टेबल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गंवाता है, मैग्नीशियम खुद को स्टेबल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गंवाता है, कैल्शियम खुद को स्टेबल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गंवाता है। इसलिए चाहे वो बेरिलियम, चाहे वो मैग्नीशियम, चाहे वो कैल्शियम, हर एक एलिमेंट +2 का कैटायन बनाता है। आई होप मेरे बच्चों को सब कुछ है वो जो मैं समझाता वो समझ में आता है। तभी तो मेरे हर बच्चे को, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में हो बैठा, उसे मेरी तरफ से पूर्ण रूप से फायदा पहुंचाया जाता है। और जब मैं हूं पढ़ाता यहाँ चैनल पे आके, तो मेरे हर पढ़ने वाले बच्चे को घर के किसी कोने में बैठकर पढ़ने में मजा आ जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, मैं बनाने आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा आसान। इनफैक्ट वाई जस्ट केमिस्ट्री, चाहे हो फिजिक्स, चाहे हो बायोलॉजी, चाहे हो मैथमेटिक्स, मेरे चैनल पे आपको मेरे द्वारा बहुत सारे अलग अलग लेक्चर्स बखूबी मिल जाएंगे। कभी अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ ना मिले और वो चीज मैंने चैनल पे बना रखी है, अवेलेबल है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप हमेशा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर लिख लीजिए 9911381716। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं 9911381716। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डियर सर आई एम सो एंड सो स्टूडेंट, मैं यूट्यूब पे आपके वीडियोस को देखता हूं, देखती हूं, मुझे इस वीडियो के तलाश है, कृपया करके मुझे इस चैप्टर के इस वीडियो का लिंक भेजिए, नहीं मिल रहा है, मेरी मदद कीजिए। बिल्कुल मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे। अभी 2-4 बातें और हैं जो आपसे करेंगे, पहले टॉपिक को समाप्त करेंगे। अभी तक देखकर क्या लग रहा है? अभी तक देखकर ये लग रहा है कि भाई न्यूलैंड आपके द्वारा दिया गया ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव अपने आप में कामयाब कोशिश लग रही है। सेकंड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स एक अच्छी खासी कोशिश लग रही है। पर मनी मन एक बच्चे ने मुझसे वो छुपा हुआ राज पूछ लिया कि भाई क्या गलती हुई बेचारे से? सच बताओ तो इनसे कोई गलती नहीं हुई। गलती ये हो गई कि जिन्होंने कहा वो एक सीमित इंफॉर्मेशन थी। सीमित इंफॉर्मेशन का मतलब कि मैंने इनकी टेबल में सिर्फ कैल्शियम तक ही एलिमेंट लिखे हैं। तो क्या आगे एलिमेंट्स नहीं थे? उस समय कैल्शियम के आगे भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे, पर न्यूलैंड लॉ ऑफ
ऑफ ऑक्टेव्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी कमी, हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज नॉट फाउंड टू बी एप्लीकेबल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हिंदी में सुनना। न्यूलैंड के द्वारा दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये पाया गया कि कैल्शियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स पे लागू नहीं हो रहा है। हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी नॉट एप्लीकेबल ऑन द एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम। अरे भाई, आपने इतनी बेहतरीन बात कही और वो बात कैल्शियम के बाद एप्लीकेबल ही नहीं हो रही, तो कितने दुख की बात है भाई। इतनी प्यारी बात थी, अच्छे खासे रिश्ते निकल रहे थे कि नहीं निकल रहे थे, बट उस इंफॉर्मेशन या उस रिश्ते को लेकर हम क्या करेंगे जो पूरी टेबल पे अप्लाई ही नहीं हो रहा, पूरी टेबल पे वो काम ही नहीं कर रहा है, पूरी टेबल के लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है। कुछ गिने चुने एग्जांपल्स को लेकर आगे जाके क्या फायदा, लेकिन जो बताया कम से कम वो तो सही था। इसलिए किताबों में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का सेकंड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन का जिक्र हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनके द्वारा दिए गए इस लॉ को इस टेबल में कैल्शियम के बाद अप्लाई होता हुआ नहीं पाया गया, इसलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को उसी समय कहा गया कि जयराम जी की अब हम आपको भी आगे लेके नहीं जा सकते, हम कुछ ऐसा है पढ़ना चाहते जो उस समय के मौजूद सब एलिमेंट्स पे आसानी से क्लासिफाई हो सके। तो नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जी हां, आई बिलीव कि आपको मेरे द्वारा आज के इस लेक्चर में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो कि सेकंड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था बखूबी समझ आया होगा। अब क्या, एक बच्चा बोला सर समझ आ जाता है, आप बोलते हो सब समझ आ जाता है, आप जो बोलते हो किताबों में देखते हैं वहां नजर आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब एग्जाम में हमें प्रिपरेशन करनी होती है तो ये समझ नहीं आता है कि प्रिपरेशन करे तो करे कहां से। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, प्रिपरेशन करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास आपको किसी टीचर के द्वारा दिए गए नोट्स हो, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बैंक हो या XYZ चीजें हो, आप कहीं से भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, व्हाटएवर थिंग्स आई टीच इन माय वीडियो लेक्चर्स, दीज ऑल थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल विद मी। ये मेरे पास भी अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास अवेलेबल है तो बाकी सब बेकार हो जाता है, नहीं, आप फायदा कहीं से भी उठाइए। मेरा बस एक ही पर्पस है कि फायदा आपको मिलना चाहिए, और अगर आपके पास फायदा नहीं है तो आप फायदा मुझसे भी ले सकते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहूं, व्हाटएवर आई टीच इन साइंस, व्हाटएवर आई एक्सप्लेन एंड राइट ऑन द बोर्ड, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल। नाउ क्या, पहले भी अवेलेबल थी। आप चैनल पे देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हजारों लोगों को या हजारों बच्चों को मेरे द्वारा कई बार स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स, हजारों चीजें आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी की गई है, यानी कि फ्री डिलीवरी की गई है। फ्री डिलीवरी मतलब डिलीवरी का चार्ज नहीं लिया जाएगा, बट आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है उसका एक बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट आपसे लिया जाएगा। आप में से किसी भी बच्चे को जब भी किसी भी प्रकार के स्टडी मटेरियल की, क्वेश्चन बैंक की, नोट्स की, ये जो नोट्स है ये हैंड रिटन नोट्स है, हाथों से लिखे हुए नोट्स है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, साथ में क्वेश्चन बैंक है और हजारों चीजें हैं जो कि आपके काम आ सकती है। सो एनी टाइम व्हेनेवर यू विल फील लाइक कि मुझे अमन सर के नोट्स चाहिए, भाई हमें अमन सर के द्वारा प्रिपेयर किए गए स्टडी मटेरियल को अपने एग्जाम में इस्तेमाल करना है, तो आप अपने कुछ नहीं करना है, अपने नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके घर पे एज पर योर डिमांड उन नोट्स को, उस क्वेश्चन बैंक को पैक करके कोरियर करा दूंगा या डिलीवर करा दूंगा। और आप चैनल पे देख सकते हैं कि इससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स को मटेरियल डिलीवर हुआ है उन्होंने अपना खुशी से फीडबैक शेयर किया है कि वो चीजें उनके कितने काम आई है। सो माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहें, लेकिन साथ ही साथ सिर्फ अपना फायदा ना सोचकर अपने जैसे पढ़ने वाले बहुत सारे क्लास 10th के बच्चों को भी फायदा पहुंचाएं। अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लीजिए, कुछ अच्छा लगे कहना चाहें तो कमेंट कर लीजिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बार को ये सब करे ना करे, मेरे लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि आपकी मेहनत, आपका अपना भला होना चाहिए, यानी आप अपनी पढ़ाई के प्रति अपने फोकस को टूटने मत दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट मेहनत करें। आपने अपने जीवन का इस वीडियो लेक्चर को देखने में प्यारा सा कीमती सा समय दिया, उसके लिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू। बहुत जल्द लौट के आऊंगा इस यूनिट के वीडियो लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और कामयाबी को हासिल करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू।